वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिले मियांवाली के लिए बजट से हटकर 3 अरब रुपए का इजाफी पैकेज तैयार। जिले हुकूमत मियांवाली की जानिब से पीएनडी बोर्ड को इजाफी फंड्स की डिमांड हरसाल कर दी गई। पीएनडी बोर्ड ने मियांवाली में इजाफी फंड्स देने के लिए एजेंडा ऐवान वज़ीर आला को हरसाल कर दिया है। ऐवान वज़ीर आला की मंजूरी के बाद मियांवाली के लिए 3 अरब रुपए का मजीद बजट भी जारी होगा। इससे कबल भी मियांवाली के लिए 8 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया जा चुका है। मियांवाली में सड़कों की तामीर, हस्पताल, स्कूल और साफ पानी की फराहमी के मंसूबे मुकम्मल होंगे। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिला मियांवाली के लिए बजट से हटकर 3 अरब रुपए का इजाफी पैकेज तैयार। जिला हुकूमत मियांवाली की जानिब से पीएनडी बोर्ड को इजाफी फंड्स की डिमांड इरसाल। पीएनडी बोर्ड ने मियांवाली में इजाफी फंड्स देने के लिए एजेंडा ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दिया। ऐवान वज़ीर आला की मंजूरी के बाद मियांवाली के लिए 3 अरब रुपए का मजीद बजट जारी होगा। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 400 कनाल अराजी का तयन कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने समरी मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवा दी। कहते हैं, तुर्की अस्पताल के सामने सरकारी जगह पर हाउसिंग स्कीम का तयन किया गया है और इसी रोड पर इंडस्ट्रियल स्टेट का मंसूबा भी बनेगा। तमाम पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। हतमी मंजूरी पंजाब हुकूमत देगी। मुजफ्फरगढ़ में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 400 कनाल अराजी का तयन कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने समरी मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब को भिजवा दी है। कहते हैं कि तुर्की अस्पताल के सामने सरकारी जगह पर हाउसिंग स्कीम का तयन किया गया है। इसी रोड पर इंडस्ट्रियल स्टेट का मंसूबा भी बनेगा। तमाम पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। हतमी मंजूरी पंजाब हुकूमत देगी। मुजफ्फरगढ़ में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 400 कनाल अराजी का तयन कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने समरी मंजूरी के लिए हुकूमत को इरसाल कर दी है। कहते हैं कि तुर्की अस्पताल के सामने सरकारी जगह पर हाउसिंग स्कीम का तयन भी किया गया है। लिया में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के बहादुर सब कैंपस की इमारत में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। एंटी करप्शन ने एक्सियन बिल्डिंग एसटीओ समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में एक्सियन बिल्डिंग चौधरी सलीम, एसटीओ इस्माइल, ठेकेदार, अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सब कैंपस के प्रोजेक्ट में 35 करोड़ से ज्यादा की बिल्डिंग में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। महकमा बिल्डिंग के अफसरान के खिलाफ मुकदमा असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जहीर लोहांज की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तो आपको बताएं, इस हवाले से लिया में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के बहादुर सब कैंपस की इमारत में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने एक्सियन बिल्डिंग एसडीओ समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में एक्सियन बिल्डिंग चौधरी सलीम, एसडीओ इस्माइल, ठेकेदार और अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सब कैंपस के प्रोजेक्ट में 35 करोड़ से जायद की बिल्डिंग में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। महकमा बिल्डिंग के अफसरान के खिलाफ मुकदमा असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जहीर लोहांज की मुद्दत में दर्ज किया गया। तो आपको बता रहे हैं, लिया में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के बहादुर सब कैंपस की इमारत में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। एंटी करप्शन ने एक्सियन बिल्डिंग एसडीओ समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में एक्सियन बिल्डिंग चौधरी सलीम, एसडीओ इस्माइल, ठेकेदार और अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सब कैंपस के प्रोजेक्ट में 35 करोड़ से ज्यादा की बिल्डिंग में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। महकमा बिल्डिंग के अफसरान के खिलाफ मुकदमा असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जहीर लोहांज की मुद्दत में दर्ज किया गया है। आपको बताएं, इस हवाले से लिया में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के बहादुर सब कैंपस की इमारत में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने एक्सियन बिल्डिंग एसटीओ समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में एक्सियन बिल्डिंग चौधरी सलीम, एसटीओ इस्माइल, ठेकेदार, अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सब कैंपस के प्रोजेक्ट में 35 करोड़ से ज्यादा की बिल्डिंग में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। महकमा बिल्डिंग के अफसरान के खिलाफ मुकदमा असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जहीर लोहांज की मुद्दत में दर्ज किया गया है। आपको बताएंगे, इस हवाले से मुकदमे में एक्सियन बिल्डिंग चौधरी सलीम, एसटीओ इस्माइल, ठेकेदार, अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सब कैंपस के प्रोजेक्ट में 35 करोड़ से ज्यादा की बिल्डिंग में मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। लिया में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के बहादुर सब कैंपस की इमारत से मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। एंटी करप्शन ने एक्सियन बिल्डिंग एसडीओ समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में एक्सियन बिल्डिंग चौधरी सलीम, एसडीओ इस्माइल,
ठेकेदार और अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सब कैंपस के प्रोजेक्ट में 35 करोड़ से जायद की बिल्डिंग में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रूही जाहिद सरफराज ने। जी जाहिद, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ये 2011 में इस बिल्डिंग बहाउद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी के सब कैंपस जो है उसकी बिल्डिंग का बाकायदा काम शुरू किया गया। 352 मिलियन से ज्यादा की जो बिल्डिंग है इस पे काम शुरू किया गया था, जिसके अंदर मुबैना तौर पर जो नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर जो एंटी करप्शन जो काम है उन्होंने एक्शन बिल्डिंग, एसडीओ बिल्डिंग, इसके साथ साथ अकाउंट ऑफिसर और दीगर जो ठेकेदार है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस वक्त ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है बहाउद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी का बहादुर सेट कैंपस जो है ये एमपी महाराजा राना की काबिज से मंजूर किया गया और अब इस पर जो काम है वो जारी है। ताहाल जो बिल्डिंग की बिल्डिंग की तमीर का काम है वो मुकम्मल किया जा रहा है, जिस पर जो है एंटी करप्शन काम को एक मुख्तलिफ मालूमात मिली कि यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी जो है सरकारी मशीनरी, सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुस्तकबिल में भी इस बिल्डिंग को मजीद नुकसान का अंदेशा है, जिस पर एंटी करप्शन काम में बड़ी कार्रवाई करते हुए इस बिल्डिंग के तामीर के दौरान जो मुख्तलिफ महकमा बिल्डिंग के किसान शरीक थे उनको इस मुकदमा दर्ज किए गए। साथ साथ ठेकेदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, मजीद कार्रवाई जारी है। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की मुबैना गफलत गुलगश्त गोल बाग पार्क के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नस्ब की गई एलईडी गैर फाल। कई माह कबल आगाही पैगामात के लिए एलईडी नस्ब की गई थी। पीएचए की जानिब से एलईडी के लिए मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से एलईडी गैर फाल है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अली रियाज। अली, बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के एक अहम तरीन शारा और बाजार गुलगश्त गोलबाग से मुल्हका जो गोलबाग पार्क है वहाँ पर ये सूरत हाल है कि पीएचए मुल्तान की जानिब से एक अरसा कबल यहाँ पर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक एलईडी नस्ब की गई थी, जिसका मकसद ये था कि यहाँ पर जितने भी तरक्याती काम पीएचए के इंतजाम जारी होंगे, इसके साथ साथ जो तमाम तर जो नेशनल इवेंट्स आएंगे वो और तमाम तर जो आगाही पैगामात है जिसमें डेंगू और दीगर जो मूजी अमराज हैं उनके मतलब यहाँ पर जो पैगामात है वो चलाए जाएंगे। लेकिन अब आलम यह है, अलमिया यह है कि अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ये जो एलईडी है बिल्कुल फाल नहीं है, बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से न सिर्फ जो लाखों रुपए लगाकर इस एलईडी पे खर्च करके इसको बनाया गया था उसका मकसद भी मायनी हो गया है, बल्कि दूसरी जानिब इसके साथ साथ ये जो एक एलईडी जब ये चला करती थी यहाँ पर तो ये इस पार्क की खूबसूरती में भी इजाफा था, रात गए शहरियों के लिए तवज्जो का मरकज बना करती थी। लेकिन अब जो है एलईडी बंद होने की वजह से, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई गई थी, मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर एक नुकसान हो रहा है बल्कि जो एलईडी गैर फाल है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल मियांवाली की तहसील पिपला के रेस्क्यू ऑफिस को ताहाल फाल न किया जा सका। रेस्क्यू ऑफिस की इमारत को बने 3.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू अमला मियांवाली से पिपला भेजा जाता है। रेस्क्यू की जानिब से टीएच अस्पताल को 2 एम्बुलेंसेज फराहम की गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताएगा इस हवाले से। मियांवाली की तहसील पिपला में रेस्क्यू का ऑफिस जो है इसको बने हुए 3.5 साल से भी ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस वक्त तक इस ऑफिस में अमला जो है तैनात नहीं किया जा सका। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि पिपला की जो आबादी है वो लाखों अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ पे भी हादसात भी होते हैं, दीगर हादसात भी रूनुमा हो जाते हैं, कहीं पे आग लग जाती है। इसके लिए रेस्क्यू 1122 मियांवाली की जो टीमें हैं वो पिपला आती है और पिपला और मियांवाली के दरमियान 56 किलोमीटर का फासला है और वो फासला तय करने में यहाँ तक रेस्क्यू की टीमों के आते आते काफी सारा नुकसान हो जाता है। कमर मुशानी जो तहसील ईसा खेल का इलाका है, तहसील ईसा खेल में भी रेस्क्यू ऑफिस जो है वो फंक्शनल है, उसके अलावा कमर मुशानी में भी फंक्शनल है, लेकिन तहसील पिपला में 3.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑफिस में अमला तैनात नहीं किया गया। यहाँ पे 2 जो है एम्बुलेंसेज दी गई हैं और वो एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल टीएच की हॉस्पिटल पिपला में रहती हैं और वहाँ पे कुछ रेस्क्यू ऑफिस पिपला में अमला ताहाल तैनात नहीं किया जा सका। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। भी रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां रहीम यार खान के इलाके जिनापार की गली नंबर 3 में सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ों का हमला। 2 मकानों की दरमियानी जगहों पर सैकड़ों चमगादड़ों का राज बरकरार है। इलाके में खौफ की फजा कायम है। करीबी घरों में बीमारियों ने डेरे डाल लिए हैं। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है आसिम सिद्दीक। आसिम, बताएगा। पर गली नंबर 3 में चमगादड़ों ने हमला कर दिया। ये
दो घर हैं, दो घरों के दरमियान ये गैलरी है जिसमें खड़ा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि ताफुन बहुत ज़्यादा है। सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ है जो चारों तरफ चिमटी हुई हैं। ये तीनों दीवारें आप देख लेंगे, तीनों दीवारों पे सिर्फ चमगादड़ें ही चमगादड़ें नजर आ रही हैं। जब करीब जाते हैं तो स्मेल है, चमगादड़ों का जो फुजला है वो नीचे पड़ा हुआ है और इससे एक खौफ की फजा भी है, साथ साथ लोगों को बीमारियां भी लगना शुरू हो गई। बड़े अरसे से ये चमगादड़ यहाँ पर, इनको खात्मा करने की कोशिश नहीं की जा रही। आपका घर बिल्कुल साथ है, तो क्या मसला आ रहा है आपको? कोई बीमारी भी हो चुकी है, इसको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? जी, असल में हुकाम को तो बहुत दफ़ा जो है वो दरख्वास्त दी है, महकमा जंगलात को तो स्पेशली बार बार कहा गया है, लेकिन किसी की तरफ से जो है वो खातर खा कोई जवाब नहीं आया। 1122 से कंसर्न किया गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे महकमे के जो SOPs वगैरह हैं उसके अंदर जो है वो नहीं आता। हाँ, अगर ये किसी के ऊपर हमला करे तो फिर हमें जो है वो आप कॉल करें, हम उसको जो है वो रेस्क्यू करेंगे। उसके अलावा ये है कि ये तकरीबन गुज़श्ता 3-4 साल से जो है वो ये बढ़ी हैं और यहाँ पर इसकी वजह से जल्दी बीमारियाँ, उसके अलावा बुखार रहता है और साथ में फ्लू की बीमारी जो है वो बहुत जो है वो बड़ी हुई है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि हर वक्त एक ताफुन ज़दा जो स्मेल है वो मोहल्ले के अंदर रहती है, सांस लेना बहुत दुश्वार है, शोर हर वक्त रहता है और मगरिब की अजान के बाद ये इस एरिया के अंदर जो है वो इस तरह फैल जाती हैं कि लोग गली के अंदर से गुजरना या छतों के ऊपर जो है वो खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी अजीरन है और हुकाम से दरख्वास्त करते हैं। जी बिल्कुल खौफ है, पूरे इलाके में खौफ फैल चुका है। इनकी आवाज़ इस वक्त इंतहाई आवाज़ है। जब ये शाम का वक्त होता है तो इन्हीं फ़ज़ाओं में गली कुचों में फिर रही होती हैं। दहशत की अलामत ये बन चुकी हैं चमगादड़, मगर इनके खात्मे के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे, कोई आला हुकाम की जानिब से नोटिस भी नहीं लिया जा रहा। जिनको अदालत परेशान है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। रेट लिस्ट पर अमल ना किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से दी गई रेट लिस्ट और मंडी के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। 60 रुपए किलो मिलने वाले आलू 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मोहम्मद इब्राहिम से। जी इब्राहिम, इस हवाले से बताइएगा, रेट्स में इजाफा देखने में आया है? बिल्कुल, सब्जियों के रेट के हवाले से हम बात करें तो सब्जियों का रेट आज भी मार्केट के अंदर वो रेट नहीं है जो पीछे से हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। मार्केट चाहे मुल्तान की मार्केट, चाहे गुलशन मार्केट हो गई या कैंट हो गया या फिर गुलगश्त हो गया, हर जगह पर वो रेट उस रेट पर नहीं बेची जा रही सब्जी जो कि हुकूमत की जानिब से रेट है। इस हवाले से अगर हम आपको रेट के बारे में बात करें तो रेट जो कि आलू का 60 रुपए किलो है वो यहाँ शहर की मार्केटों में 80 रुपए किलो के हिसाब से फराम हो रहा है। इसके साथ साथ प्याज जो है, प्याज भी 66 रुपए किलो जिसका पीछे से हुकूमती रेट है वो 80 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। और साथ जो टमाटर जो हैं जो 120 रुपए जिनका हुकूमत की तरफ से रेट दिया गया है वो 160 रुपए में फ़रोख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो परेशान है कि ये 3 सब्जियां जो कि रोज़ के खुराक में इस्तेमाल होती हैं वो महंगी उनको फराम हो रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम कद्दू की बात करते हैं तो कद्दू जो कि 66 रुपए किलो हुकूमत की तरफ से रेट दिया गया है वो 80 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि भिंडी 80 रुपए किलो हुकूमत की जानिब से बताया गया, लेकिन 120 रुपए किलो वो फ़रोख्त हो रही है। 40 रुपए का गैप जो है वो गरीब आदमी को खा रहा है यहाँ पर। इस हवाले से अगर हम मजीद लहसुन के बारे में बात करें तो लहसुन 300 रुपए किलो जो रेट दिया गया है वो अब 320 में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अदरक जो है वो 400 रुपए रेट दिया गया, लेकिन शहर के अंदर 500 से 600 के दरमियान फ़रोख्त हो रही है। गरीब आदमी जो है यहाँ पे शहरी जो मौजूद है उनका यही कहना है कि ये हम लोग जो सब्ज़ी हुकूमत की तरफ से रेट दिया जा रहा है वो यहाँ पर शहर के अंदर उस रेट पर बिल्कुल भी नहीं फराम हो रही हमें सब्ज़ी, की वजह से उनको मसाइल, उनको मुश्किलात का सामना है क्योंकि महंगाई का दौर है और उनको गुजारे करने में मुश्किलात होती हैं। इस हवाले से उनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि मार्केट के अंदर वही रेट अप्लाई करे जो कि हुकूमत पीछे से दे रही है। हुकूमती रेट पर सब्जियों की फरोख्त नहीं की जा रही जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद इब्राहिम, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां टमाटर और प्याज की कीमतों में इजाफा हो गया है। मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सब्जी फरोश की दुकान पर, जहां पर अभी हमें इतला मिली है कि 20 से 30 रुपए किलो टमाटर में आज से यानी कि 1 से 2 रोज में इजाफा हुआ है। 20 रुपए किलो प्याज के रेट में इजाफा हुआ है, 30 रुपए किलो मटर के रेट में इजाफा हुआ है और भी दीगर सब्जियों के रेट्स में इजाफा हुआ है। तो एक शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या लेके जा रहे हैं? टमाटर लेके जा रहे हैं। कितने रुपए किलो लिया है, क्या कहेंगे हुकूमत? 60 रुपए किलो दिया है, आलू 100 रुपए किलो दिया है, भिंडी 120 रुपए किलो है। हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी। कोई समझ नहीं आ रही होना क्या है हमारे साथ। रश्का ड्राइवरों में अब इतनी महंगी है, क्या करेंगे हम? शाम को जितना कमा के जाते हैं खाते ही पूरे नहीं होते। खाता ही पूरा नहीं होता तो फिर इस हवाले से हम मजीद लोगों से जानते हैं ना, अगर
टमाटर एकदम 20-30 रुपए किलो महंगा कर दिया गया है, क्या कहेंगे, ये क्यों हो जाता है? ये हुकूमत की नाअहली की वजह से है, वरना जो है ये कंट्रोल नहीं है। मजिस्ट्रेट अपने वहाँ पे जाके छापे तो मारते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पकड़ते हैं, गरीबों को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। तो गरीबों को पकड़ने आ जाता था, इस गरीब दुकानदार से पूछते हैं। महंगाई में इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला, मुल्तान में लीगी कारकुनान लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। लीगी रहनुमा आमिर मंजूर अंसारी की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं कि हुकूमत APC के फैसलों से बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम बीबी ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो अवामी समंदर बाहर आएगा। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही जुनेद अनवर से। जी जुनेद, इस हवाले से उनका मजीद और क्या कहना है? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी लीगी कारकुनान जो है वो सरापा एहतजाज है। लीगी कारकुनान की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की रिहाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए, और उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो APC के फैसलों से जो है वो खौफ खा रही है। इस वक्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून आमिर मंजूर अंसारी मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और APC में जो फैसले हुए थे, हुकूमत उन फैसलों से बुरकराहट का शिकार हो गई है। हुकूमत ने उच्च हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, तो इसके हम इंशाअल्लाह ताला, हमारी कायद मरियम नवाज ने भी कहा है कि इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे। पार्टी का जो हुक्म आएगा हम इंशाअल्लाह उसके लिए तैयार हैं। और हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को फ़ौरन रहा किया जाए, वरना पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह एहतजाजी तहरीक और लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमिर मंजूर अंसारी का कहना है लीगी कारकुनान की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारी है। जुनेद अनवर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आप। लिया में नौजवानों की फिटनेस के मसाइल होंगे हल। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के जिम्नेजियम हॉल में एक्सरसाइज मशीनें इंस्टॉल कर दी गई। जिम्नेजियम में जदीद तरीन मशीन इंस्टॉल करके नौजवान के दाखिलों का आगाज भी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताएगा कि नौजवान के दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, लिया में अब नौजवानों के जो फिटनेस के मसाइल हैं वो हल होंगे। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर बड़े जिम्नेजियम हॉल जो मुकम्मल कर लिए गए, जहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की 13 जो मशीनें इंस्टॉल की गई, जिनमें वेट लूज, शोल्डर समेत दीगर जो मशीनें हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। जहाँ पर मुख्तलिफ जो नौजवान हैं, मेल फीमेल, वो यहाँ पर आते हैं, उनको ट्रेनर के जरिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और सेहत के मुताल्लिक जो है फिटनेस के मुताल्लिक उनको गाइड भी किया जाएगा। अब ये मशीनें मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो चुकी हैं और जल्द इनका ओपनिंग भी और इफ्ताह भी किया जाएगा। DS और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स माध्यम से बात करते हैं। सर, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, नौजवानों के मसाइल हल होंगे, तो कितनी कौन सी मशीनें शामिल है यहाँ पर? इसमें 13 मुख्तलिफ किस्म की मशीनें हैं, जिसमें ट्रेडमिल है, रोइंग मशीन है, फोर स्टेशन मशीन है, प्रेस शोल्डर है, लिप्टिकल है और बाइसिप है, और इसके अलावा बहुत सारे वेट हैं जो मैं ये समझता हूँ कि लिया की आवाम के लिए और यूथ के लिए पूरी इक्विपमेंट्स है जो इस वक्त उनकी जिस्मानी एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है, और ये इंशाल्लाह उनके लिए तमाम तर हिसाब से मुफीद रहेगा। बिल्कुल, यूथ की फिटनेस के हवाले से तमाम तर मशीनें मौजूद हैं, उनके लिए मुफीद रहेगा, ये कहना है DSO साहब का। यहाँ पर खातून ट्रेनर में जिनसे बात करते हैं, मैडम साहब, मर्दों के सेहत के मसाइल साथ खवातीन के जो मसाइल हैं फिटनेस के वजह से वो भी हल होंगे, तो क्या समझते हैं कितनी हेल्पफुल है ये? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये DSO साहब के बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने लिया में पहला ऐसा जिम खुला है जो लेडीज़ के बहुत सारे मसले मसाइल आजकल चल रहे हैं, जैसे हार्मोनल इशू है, मोटापा है और जहनी मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट रह रही हैं। तो अब इस जिम के ज़रिए बहुत ज़्यादा यानी हेल्प मिल रही है। जी बिल्कुल, खवातीन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उनके जितने भी मसाइल हैं, फिटनेस के मसाइल हैं, जहनी तनाव का अगर खवातीन शिकार हैं तो वो भी यहाँ पर आएँ और उनको जो है मुख्तलिफ नौजवानों की फिटनेस के मसाइल होंगे हल। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से रिकवरी का सिलसिला जारी। माली साल 2020-21 के पहले 3 माह में एक्साइज डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड रिकवरी। बात करेंगे इस हवाले से, बिलाल न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा। डिपार्टमेंट की बात करें तो हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम किया गया था 30 सितंबर तक, और ये कहा गया था कि इसमें शहरियों को राहत होगी। और इस हवाले से अगर हम रिकवरी की बात कर लें तो रिकॉर्ड रिकवरी मुल्तान एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से की गई है, प्रॉपर्टी ब्रांच में, मोटर ब्रांच में। उस हवाले से अगर हम मजमूई तौर पर 3 माह की बात करें तो 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी सामने आई है, जबकि अगर सिर्फ माह सितंबर की बात कर लें तो 52 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है मोटर ब्रांच और प्रॉपर्टी ब्रांच में। और इस हवाले
حوالے سے جو ٹارگٹ ہے اس کو گزشتہ سال کی نسبت 10% سے زیادہ ریکوری کہا جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر بتائیے گا 3 ماہ میں ریکارڈ ریکوری کی گئی ہے, مزید کتنا ٹارگٹ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا احکامات آپ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے تھے اور جو رعایتی پیکج دیا گیا تھا جس میں کہ پراپرٹی ٹیکس کی 15% اور 25% ٹوکن ٹیکس کی معافی تھی, اس کے نتیجے میں ہماری بمپر ریکوری ہوئی ہے اور ستمبر میں ہماری 52 کروڑ کے قریب ریکوری ہوئی ہے, جو ملا کے اس پہلی سہ میں 78 کروڑ کے قریب بنتی ہے. اس طرح سے ہم نے اپنا 40% ٹارگٹ پہلے 3 مہینے میں وصول کر لیا ہے. باقی جو 60% ٹارگٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ جون 2021 سے پہلے وصول کر لیں. جن لوگوں نے ٹیکس جمع نہیں کرایا ابھی بھی, ان کے لیے کیا ابھی تک کچھ رعایت ہے یا نہیں ہے؟ جی, جن لوگوں نے ابھی تک ٹیکس نہیں جمع کرایا فی الحال حکومت نے سرچارج نہیں لگایا, ان کے اوپر کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوا. 31 اکتوبر تک وہ بغیر جرمانے کے اور بغیر کسی سرچارج کے اپنا پچھلا ٹیکس اور موجودہ ٹیکس ادا کر سکتے ہیں. جی بالکل, اس حوالے سے ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن کا یہ کہنا ہے کہ جو 78 کروڑ روپے سے زیادہ کی ریکوری کی گئی ہے, جبکہ جن لوگوں نے, جن صارفین نے ابھی بھی اپنا ٹیکس جمع نہیں کرایا گیا ان کو 31 اکتوبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے. ریکوری کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ بلال, آپ نے اپڈیٹ کیا. اور اب میلسی سے خبر ہے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں بزم مہب اعظم پاکستان کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں تحصیل بھر سے علماء کرام اور مفتی صاحبان نے شرکت کی. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے. بالکل, جشن عید میلاد النبی شایانہ شان طریقے سے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے محدث اعظم پاکستان کی جانب سے اجلاس منعقد کیا گیا ہے. اجلاس کی صدارت صاحبزادہ اشفاق قادری نے کی ہے. مزید میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ اس اجلاس کا مقصد کیا تھا اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میلسی میں کس انداز سے منایا جائے گا اور اس کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں روحی چینل کا مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. انشاءاللہ اس مرتبہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی. اور اس اجلاس کے بعد کہ 7 ربیع الاول کو مرکزی محفل ہوگی میلسی میں, جس سے خواجہ عامر فرید کوریجہ پیر آف کوٹ مٹھن شریف تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھرپور استقبال بھی کیا جائے گا اور انشاءاللہ پورے ماہ گلی گلی محلہ اور نگر نگر پروگرام ہوں گے. جی بالکل, صاحبزادہ اشفاق قادری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے اجلاس کے بہت شکریہ عبدالصمد چودھری, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے بہاولپور میں پی ایچ اے کا شہر کو موسم بہار کی مناسبت سے خوبصورت بنانے کا فیصلہ. 10,000 سے زائد بڑے درخت لگائے جائیں گے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف طیب صاحب سے. جی طیب بتائیے گا. اس وقت گرمیاں ختم ہو گئی ہیں اور بہار آنے والی ہے, جس کے حوالے سے پی ایچ اے بہاولپور نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بہار کی مناسبت سے پھول لگائے جائیں اور شہر کو خوبصورت بنایا جا سکے. اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کس کس جگہ پہ کون کون سے پھول اور کتنے لگانے جا رہے ہیں, اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو ہمیں ایک ورائٹی ہے کاس پام فلاورنگ کی, وہ ہم شہر میں لگانے کا کام شروع ہو چکا ہے. وہ تقریباً 10,000 کے قریب ہیں. اس کے علاوہ شہر میں مختلف سیزنل فلاور کی تیاری کا کام بھی شروع ہو گیا ہے. 30,000 کے قریب ہم جو میری گولڈ ہے وہ بھی ہم شہر میں لگانے کا پروسیس بہت جلد شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ ہم گرین اینڈ کلین کا بہت جلد اناگوریشن کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم جو جتنا بھی ہمارا ٹارگٹس ہمیں ملا ہوا ہے اس کے اندر ہم پلانٹس لگائیں گے شہر میں مختلف حصوں میں. ٹوٹل اگر ہم فگر کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم ایگزیکٹ فگر کے مطلب کہ 70,000 60,000 1 لاکھ کتنے پودے لگائیں گے آپ اس بہار کے موسم میں؟ بہار کے موسم میں ہمارا 10,000 کا ٹارگٹ ہے. جی اس کے اندر ہم 6,000 قریب لگا چکے ہیں مونسون سیزن میں. باقی فردر ہم اس طرح پروسیس کے اندر لگ جائیں گے بہت جلد. جی بالکل, مزید پودے بھی یہاں پہ لگائے جائیں گے. ڈفرنٹ ورائٹیز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. کریں گے وہاڑی کا, جہاں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ڈیرہ آباد شروع ہو گئے ہیں. وہاڑی میں پاکستان عوام تحریک کی جانب سے بھی آنے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑی بیٹھک ہوئی ہے. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے حافظ صالح محمد. جی بالکل, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ اپنی اپنی سطح پر شروع کر دیا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں وہاڑی کے اندر, جہاں پہ آج پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز کنونشن ہو رہا ہے, جس میں مرکزی کوارڈینیٹر عارف چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے جانتے ہیں سر, آنے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آج سے بیٹھک جو ہے وہ آپ کی وہاڑی کے اندر بھی شروع ہو چکی ہے. کیا ایجنڈا پاکستان عوامی تحریک لے کے آ رہی ہے دوسروں کے مقابلے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
पहले तो मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान की वाहद सियासी जमात थी जिसने इस निज़ाम में इस्लाहात के लिए बाकायदा धरना दिया था। और हम समझते हैं कि ये जो नया बदलती निज़ाम आया है इसमें इस्लाहात काफ़ी हद तक हमारी डिमांड के मुताबिक हुई हैं। इसलिए पाकिस्तान अवामी तहरीक इन इंतखाबात में भरपूर तौर पर हिस्सा लेने जा रही है। आज का ये इजलास बेसिकली वर्कर कन्वेंशन नहीं है, ये मशावरती इजलास है विहाड़ी का। इसमें हम फैसला करेंगे किस दिन हमने बड़ा प्रोग्राम करना है और शायद नेक्स्ट संडे को एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे जो वाकई वर्कर्स कन्वेंशन होगा और उसमें हम कुछ ऐलानात भी करेंगे कि हमारे कौन से लोग फील्ड में आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक इंशाअल्लाह इन बल्दियाती इंतखाबात में विहाड़ी की हर सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, वो तहसील विहाड़ी हो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विहाड़ी और विलेज काउंसिल्स हों या नेबरहुड काउंसिल्स, हर सतह पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक के कैंडिडेट खड़े होंगे। और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जब भी इलेक्शन लड़ा है, हम टॉप 2 में तो नहीं आए लेकिन तीसरा नंबर हमेशा हमारा रहा है जब भी पैड ने इलेक्शन लड़ा है। हम समझते हैं कि ये जो नया निज़ाम आया है इस निज़ाम में गुंजाइश इतनी ज़्यादा है और जिस तरह कौम अब पहले करप्शन की कहानियां सुनती थी, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम ही नहीं लगाती थी, केसेस भी दायर करती थी और आज अपने ही दायर किए हुए केसेस को भुगत रही हैं। तीसरी जो तब्दीली का एक नारा था और नौजवान नस्ल ने तब्दीली के लिए जिस तरह वोट किया, सपोर्ट किया और मैदान में आई थी, वो तब्दीली भी 2 साल बाद हवा में उड़ चुकी है। अब तब्दीली लाने वाले खुद मायूस हो चुके हैं और मेरी मुराद तब्दीली लाने वालों से उन कारकुनान की है, उस पढ़े लिखे तबके से है जिनकी ख्वाहिश थी, जिस कम्युनिटी ने, नौजवान तबका ने तब्दीली को सपोर्ट किया था, आज वो भी तब्दीली को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, हमारे तमाम निज़ाम जितने भी काम कर रहे हैं बल्दिया अदारों से लेकर और उस तमाम अदारे शामिल हैं, वो सारे करप्शन की बीन चढ़े हुए हैं और हमारी वो इशराफिया और पॉलिटिकल एलीट जो साल से इस मुल्क पर रूल करती आ रही है, तब्दीली के नाम पर भी वो तब्दीली को हाईजैक करने में कामयाब हो गए हैं और आज तब्दीली खुद परेशान है, तलाश में है कि तब्दीली कहां से आनी है। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन के हवाले से तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज आलम मोहम्मद, आपने अपडेट किया। मियां चन्नू की सब तहसील तलंबा RHC में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही मुहिम जारी है। 40 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा इम्कानात होते हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं फखर जमान से। जी फखर, आगाही मुहिम के हवाले से बताइएगा। हूँ मियां चन्नू की सब तहसील तलंबा RHC हॉस्पिटल में, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डॉक्टर्स की एक अहम मीटिंग हुई और आवाम में आगाही के लिए जो है वो वाक भी की गई। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं RHC तलंबा के इंचार्ज डॉक्टर आसिफ इमाम साहब। सर बताइएगा, इस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से किन खवातीन में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस बीमारी से किस तरीके से बचा जा सकता है? ये गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से हम ब्रेस्ट कैंसर का ये महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अवेयरनेस के हवाले से सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें ये अबाउट 40 ईयर्स की वो फीमेल्स जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनमें ओबेसिटी हो गई, या वो फीमेल जो हार्मोन्स ले रही हैं, या वो फीमेल जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हमारा ये महीना सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि ये रिस्क वाली फीमेल्स को हम अवेयरनेस दें कि किस कंडीशन में आप हमें एग्जामिन करवाएं और उनको सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए हम उनको अवेयरनेस दें कि किस कंडीशन में आपने आके हमें चेक करवाना है। जी बिल्कुल, वॉक और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। फखर जमान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।